हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन पवनवाग एकेडमी। आज हम अगेन कौन से चैप्टर के साथ आए हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सुपरफिशियली रेप्लिकेशन में क्या होता है वो देखा था। इसके पहले हमने ये भी देखा कि जो डीएनए है वही एज अ जेनेटिक मटेरियल कैसे काम करता है, उसके ऊपर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स को देखा है। और उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था कि रेप्लिकेशन जो है वो किस तरह से होता है, इसका हमने बस एक सुपरफिशियल तरीका देखा था। अब आज हम देखेंगे रेप्लिकेशन डीप में, और वो भी किस में? रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। आपको पता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोट्स मतलब क्या है? बैक्टीरियल सेल जो कि यूनिसेल्यूलर है। अब उन प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कैसे होता है वो आज हम देखेंगे। अब देखिए, व्हाट इज मीन बाय रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि व्हाट इज मीन बाय रेप्लिकेशन। क्या होता है रेप्लिकेशन? यहां पे रेप्लिकेशन में हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं डीएनए के, टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। नॉर्मल अगर देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन यानी टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। अब हमें क्या देखना है कि रेप्लिकेशन, ओके, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया एरिया है, उनमें रेप्लिकेशन किस तरह से होता है। देखिए, अब जो बैक्टीरिया होता है उसकी स्पेशलिटी क्या होती है? वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, इज एब्सेंट। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है यहां पे। उसकी दूसरी स्पेशलिटी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड अदर ऑर्गेनेलीज, अदर सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। ओके, और एक स्पेशलिटी इसकी ये है कि दे हैव सर्क्यूलर डीएनए। ओके, अब ये सब बातें प्रोकैरियोटिक सेल में होती है। इस वजह से क्या होता है कि उनका जो रेप्लिकेशन है वो कैसा है? सिंपल तरीके का रेप्लिकेशन है। एंड because of this prokaryotic replication is simple। कैसा है? सिंपल है। गॉट इट? कौन से पॉइंट्स की वजह से? यहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट है, यहां पे सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है, यहां पे सर्क्यूलर डीएनए है, और इन चीजों की वजह से जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन है वो सिंपल तरीके का होता है। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन जो है वो एक्चुअल में स्टार्ट कहां से होता है? देखिए, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा
ओराइसी पॉइंट से। अब देखिए प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन अगर स्टार्ट होना है तो उसके लिए क्या लगेगा हमें, सर्कुलर फॉर्म का डीएनए। देखिए समझो यहां पे एक सर्कुलर फॉर्म ऑफ क्या है, डीएनए है। अब वो सर्कुलर फॉर्म ऑफ जो डीएनए है वो भी कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, अगेन इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे कहीं पे अगर हम बोले तो हो सकता है कि यहां पे आके एक साइट है जिसे कि कहा जाएगा ओराइसी। कौन सी साइट है ये, ओराइसी। और ओराइसी कौन सी साइट है, ओराइसी मतलब ओराइसी is the starting point, is the starting point of prokaryotic replication, prokaryotic replication। ओके कौन सी साइट है, ओराइसी। अब देखिए ये वाला है सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है वहां पे कहीं पे एक साइट मिलेगी जिसे कहा जाता है ओराइसाइट, और वहां से स्टार्ट होने वाला है रेप्लिकेशन का प्रोसेस। अब हम लेते हैं कि ये वाला है इकोलाई। ओके हो गई ये बात आपको क्लियर, ओके। अब देखिए अगर ओराइसी से इसका स्टार्ट होना है तो क्या है, यहां पे कुछ स्पेशल चीज होगी ताकि उसे हम ओराइसी कहेंगे, ओके। अब दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि यहां पे प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन occurs in cytoplasm। साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट्स का रेप्लिकेशन होने वाला है, क्योंकि क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। अब देखिए यहां पे अगेन और एक स्पेशल बात है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशंस की, कि प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन is bidirectional। कैसा है वो, बायडायरेक्शनल है। मतलब कैसा, देखिए यहां से अगर वो स्टार्ट हुआ तो इस तरफ से भी होगा और इस तरफ से भी होगा, इसलिए वो कैसा है, बायडायरेक्शनल है। अब उसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन है उसे क्या कहा जाता है, it is also known as theta replication। इसे अगेन क्या कहा जाता है, थीटा रेप्लिकेशन। देखिए कौन से पॉइंट्स हमने देखे यहाँ पे कि जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होता है ओराइसी से, उसके बाद ये वाला जो रेप्लिकेशन है प्रोकैरियोट्स का वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। उसके बाद ये रेप्लिकेशन कैसा है, बायडायरेक्शनल है, और इसे क्या कहा जाता है, थीटा रेप्लिकेशन कहा जाता है। ये बात हमने किसकी स्टार्ट की है, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन जो है उसके अंदर आपको डिफरेंट फेजेस भी दिखेंगी। देखिए अब इसके अंदर कौन सी फेजेस है वो हम देखेंगे। देखिए अब प्रोकैरियोट्स के डिफरेंट फेजेस, वेट ओके। देखिए अब
फेजेस नहीं बोलेंगे, इसे स्टेजेस बोलेंगे हम लोग। ओके, stages of prokaryotic replication। देखिए अब यहाँ पे कितनी स्टेजेस होती है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की। फर्स्ट है इनिशिएशन, दूसरी है इलोंगेशन, और थर्ड वाली है टर्मिनेशन। ये जो 3 स्टेजेस है, इसके हेल्प से रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। और ये वाला जो प्रोसेस है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन हो चाहे यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन हो, वो कैसा है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है, एक के बाद एक। पहले इनिशिएशन ही होगा, उसके बाद इलोंगेशन और उसके बाद टर्मिनेशन होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम फिर स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन के प्रोसेस से। देखिए अब फर्स्ट वाला प्रोसेस है इनिशिएशन। अब देखिए इनिशिएशन में हमें अगेन बहुत सारी एंजाइम्स लगेंगी। हम वो स्टार्टिंग के लिए कौन से एंजाइम्स लगते हैं वो पहले देखेंगे। देखिए अब कौन से एंजाइम्स हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन फैक्टर। प्रोटीन फैक्टर comes and joins the OREC साइट। ओके, सबसे पहले प्रोटीन फैक्टर आएगा और वो OREC साइट के ऊपर आके ज्वाइन होगा। इसमें अब सबसे पहला रोल होता है एक एंजाइम का जिसका नाम है DNA प्रोटीन। अब देखिए सबसे पहला एंजाइम है DNA या फिर हम इसे डायरेक्ट DNA ही बोलेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रोटीन फैक्टर आएगा और वो OREC साइट पे आके ज्वाइन हो जाएगा। अब देखिए DNA आएगा। अब DNA का रोल क्या है, DNA जब आएगा तो वो क्या करेगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा, OREC साइट ऑफ DNA। ओके, अब देखिए DNA आएगा, कौन सा है DNA, ये आएगा और वो रिकॉग्नाइज करेगा OREC साइट उस DNA के ऊपर कौन सी है। देखिए यहां पे समझो ये है DNA, यहां पे कौन आएगा, सबसे पहले DNA आएगा, ये है OREC साइट, OREC, और यहां पे आएगा DNA और वो DNA क्या करेगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा OREC साइट को। OREC साइट को वो, उसका काम क्या है, रिकॉग्नाइज करना। अब देखिए दूसरा एंजाइम इसमें कौन सा आएगा, देखिए अब आएगा DNA B। अब इस DNA B को अगेन क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हेलिकेज।
डीएनए बी को हेलिकेज भी कहा जाता है। अब इसका रोल क्या है, जैसे ही डीएनए ए आके ओराइसी साइट पे आके क्या कर लेगा, वो रिकॉग्नाइज कर लेगा ओराइसी साइट को, उसके बाद ही हेलिकेज आएगा और वो क्या करेगा, इट स्टार्ट्स अनवाइंडिंग द डीएनए, डीएनए को अनवाइंड करना वो स्टार्ट करेगा। आफ्टर, वेट अ मिनट, आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन after recognition of ORIC by DNA A, the helicase starts unwinding the DNA strand. DNA स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब उसके बाद थर्ड वाला एंजाइम कौन सा आएगा, सबसे पहले आया ओराइसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए डीएनए ए, उसके बाद आया डीएनए बी, अब उसके बाद कौन आएगा, प्राइमेज आएगा। अब देखिए प्राइमेज नहीं आएगा, यहां पे कौन सा आएगा, डीएनए सी आएगा, डीएनए सी आएगा। और इसका काम क्या है, टू हेल्प हेलिकेज, टू हेल्प हेलिकेज, हेलिकेज को हेल्प करने के लिए, या फिर हम बोलते हैं हेलिकेज को लोड करने के लिए कौन आएगा वहां पे, डीएनए सी आएगा। अब देखिए इसके बाद फोर्थ वाला एंजाइम आएगा प्राइमेज। अब प्राइमेज आके क्या काम करेगा, प्राइमेज विल ऐड, इट will add RNA primer, it will add RNA primer क्या काम है इसका, वो आरएनए प्राइमर ऐड करेगा। या फिर देखिए इस प्राइमेज को, या फिर हम डायरेक्टली ऐसा ही लिखते हैं यहां पे, इसे क्या कहा जाता है, डीएनए, अगेन इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है डीएनए जी, या फिर इसे कहा जाता है प्राइमेज। ओके, अब इसका काम क्या है, इट विल ऐड आरएनए प्राइमर ऑन द डीएनए स्ट्रैंड, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, वो आगे हम सॉल्व करेंगे या फिर देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एंजाइम आएगा। अब नेक्स्ट एंजाइम कौन सा है, एसएसबी। कौन सा है, एसएसबी, एसएसबी। इसका मतलब क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, अब देखिए इसका सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है। इसका काम है वो सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को जाके बाइंड करेगा और वहां पे वो उसे उसी कंडीशन में रखेगा। देखिए it attaches to DNA strand and stabilizes it.
देखिए यहाँ पे एसएस भी आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमर ने आकर प्राइमर भी ऐड कर दिए, उसके बाद एसएस भी आएगा और हेलिकेज ने जो स्ट्रैंड को अनवाइंड किया था वहां पे उस स्ट्रैंड को ये क्या करेगा, अनवाइंड करने के बाद उसे स्टेबलाइज करना पड़ेगा उसी कंडीशन में। देखिए अगर डबल स्टैंडर्ड कोई स्ट्रक्चर है, आपके पास है कोई डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, या फिर हम लेते हैं इसी का एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे अगर ये डबल स्टैंडर्ड है, देखिए अगर अब देखिए ये कैसा है, एक दूसरे के ऊपर अगर ये वाइंड हुआ है, ओके, और अगर इसे अनवाइंड करना है, देखिए अब इसे हमने क्या किया है, अनवाइंड किया है। देखिए ऐसे हमने इसे अनवाइंड किया है हमने, ओके, और अगर इसे हमें अनवाइंड करना है तो यहां पे आके क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आके अटैच हो जाएगा और उसको वैसे उसी पोजीशन में रखेगा। गॉट इट। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट प्रोटीन आता है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज, कौन सा प्रोटीन आएगा, डीएनए गायरेज। अब ये गायरेज का काम क्या होता है, देखिए यहाँ पे डीएनए गायरेज को अगेन दूसरे नाम से भी जाना जाएगा, वो है डीएनए टोपोआइसोमरेज। डीएनए गायरेज या फिर इसे टोपोआइसोमरेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोपो आइसोमरेज। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका काम क्या होता है, समझो अब हम यहाँ पे एक डीएनए निकालते हैं। देखिए समझो अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है डीएनए का, ओके, और देखिए यहाँ पे ओके, ये रहा डीएनए का स्ट्रक्चर जहां पे क्या हो चुका है, अब अनवाइंडिंग हो गया है। बट अब इस जगह पे, कहां पे, इस जगह पे आपको क्या दिखेगा, यहां पे जो डीएनए गायरेज है, देखिए अनवाइंडिंग होने के बाद यहां पे क्या हो जाता है, एक स्ट्रेस आ जाता है। यहां पे क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेस आ जाएगा। फिर यहां पे कौन आ जाएगा, डीएनए गायरेज आएगा। यहां पे कौन आएगा, गायरेज आएगा, और वो क्या करेगा, उसका काम क्या है, टू रिलीज द स्ट्रेस, उस जगह का जो स्ट्रेस है उसे रिलीज करना। क्या काम है इसका, टू रिलीज द स्ट्रेस। स्ट्रेस को क्या करना है, रिलीज करना है। देखिए क्या हो जाता है, अगर हम किसी चीज को जो अनवाइंड हो गई है उसे हम खोलने की कोशिश करें तो उस वक्त क्या हो जाता है, उसमें और उलझने पैदा हो जाती है। तो अगर और ज्यादा वो उलझ जाना चाहे या फिर उलझ जाए तो उसके लिए क्या करेगा, यहाँ पे गायरेज आएगा और उसे वैसे ही स्टेबलाइज कर देगा, या फिर वो जो उलझने आती है उन्हें वो क्या करेगा, सुलझाएगा। अब इसके बाद और एक एंजाइम है इसमें, ओके, देखिए इसमें अब नेक्स्ट एंजाइम से पहले हम क्या करते हैं, एक्चुअल इस प्रोसेस में क्या होता है, अब एक्चुअल प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ये हमने सारे क्या देख लिए, सारे एंजाइम्स देख लिए। अब देखिए यहाँ पे जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट किससे होगा, ओराई साइट से वो स्टार्ट होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ओराई साइट। ओराई सी। अब यहां पे क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। बेटा रेप्लिकेशन स्टार्ट्स।
रेप्लिकेशन यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ओराई सी साइट पे जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वहां पे अगेन क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस है जिन्हें ढूंढना होगा। देखिए यहां पे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस of 245 base pair देखिए यहां पे अब स्पेसिफिक सीक्वेंसेस है 245 बेस पेयर के, वो प्रेजेंट है। आर प्रेजेंट are present at two sites, at two sites. अब ये 245 बेस पेयर्स के जो सीक्वेंसेस है वो दो साइट्स पे प्रेजेंट है। उसमें देखिए सबसे पहला साइट आएगा, फर्स्ट वाला साइट कौन सा है, इसमें फर्स्ट वाला साइट आएगा जो आएगा 9 बेस पेयर का, वो रिपीट होगा फर्स्ट वाला साइट कितना आएगा, 9 बेस पेयर का, एंड इट विल रिपीट, इट रिपीट्स it repeats how many time, it repeats for 4 times. It repeats for 4 times. ओके, उसके बाद दूसरा सीक्वेंस है 13 बेस पेयर्स का। कितने बेस पेयर्स का, 13 बेस पेयर्स का। अब ये रिपीट होगा, इट रिपीट्स फॉर 3 टाइम्स। गॉट इट। ये कितने टाइम रिपीट होगा, 3 टाइम ये रिपीट होगा। देखिए ये वाले 9 बेस पेयर का सीक्वेंस है और 13 बेस पेयर का सीक्वेंस है। अब वो कैसा होगा वो हम निकालते हैं। अब यहां पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे वो सीक्वेंस को निकालेंगे। अब देखिए यहां पे ओके। अब देखिए यहां पे ये वाला जो पॉइंट है
ओके, देखिए, ओके, अरे वेट, यहाँ पे क्या हो गया? ओके, हम अगेन निकालते हैं इसे। यहाँ पे हमने दो कलर्स क्यों यूज किए हैं? क्योंकि हमें दिखाना है कि यहाँ पे 9 मर भी है और 13 मर प्रोटीन्स भी है। ओके, देखिए, अब इस स्ट्रैंड में आपको दिखेगा कि यहाँ पे दो सीक्वेंसेस है, एक 13 बेस पेयर का है और ये दूसरा वाला जो है वो है 9 बेस पेयर का। देखिए, यहाँ पे दो सीक्वेंसेस आ गए, एक है 13 बेस पेयर का और दूसरा है 9 बेस पेयर का। अब देखिए, ये वाला जो सीक्वेंस है ये कहाँ से आया है? ये वाला जो सीक्वेंस है, सबसे पहले हमने एंजाइम्स को देखा और बाद में यहाँ पे हमने रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया। अब रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ? स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हमें वहां पे मिले हैं जो कितने बेस पेयर्स के हैं? 245 बेस पेयर्स के सीक्वेंसेस है। और अगेन उनको भी कैसे, कौन से साइट पे वो प्रेजेंट है? दो साइट्स पे वो प्रेजेंट है। कौन सी है वो दो साइट्स? एक है 9 बेस पेयर की जो 4 टाइम्स रिपीट होती है और ये है 13 बेस पेयर्स की जो 3 टाइम्स रिपीट होती है। ओके, इस तरह से ये 245 बेस पेयर की हो जाएगी। अब उसके बाद हमने क्या देखा? यहाँ पे दो साइड्स है, 13 बेस पेयर और 9 बेस पेयर्स की। अब आगे जाके इसके साथ क्या होगा? यहाँ पे वेट, देखिए, जब स्पेसिफिक रीजन मिल जाएंगे तो उसके आगे कौन आने वाला है? अब डीएनए ए आने वाला है इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। अब देखिए यहां पे कौन आएगा? अब देखिए, नाउ यहां पे मैं लिखती हूं, नाउ डीएनए ए will come in presence of ATP, in presence of ATP। ओके, एटीपी के प्रेजेंस में अब डीएनए ए काम करने वाला है एंड जॉइंस किसे ज्वाइन करेगा? ये जो हमने 13 मर और 9 मर सीक्वेंस को देखा था उसे वो ज्वाइन करने वाला है एंड जॉइंस 9 बेस पेयर रीजन, 9 बेस पेयर के रीजन को आके वो ज्वाइन करेगा। देखिए यहाँ पे जो 9 बेस पेयर के रीजन है, यहाँ पे आके जो डीएनए ए प्रोटीन है वो यहाँ पे आके क्या होने वाला है? ज्वाइन होने वाला है। और फिर उसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब नाउ थर्टीन बेस पेयर रीजन bends and comes in front of nine base pair region। 9 बेस पेयर रीजन के सामने अब ये जो 13 बेस पेयर वाली रीजन है वो आने वाली है। अब इसे हम ड्रॉ करते हैं। ओके,
ओके, अब यहां पे देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो ये वाली रीजन है वो कौन सी है, 9 बेस पेयर है, और ये वाली जो रीजन है वो है 13 बेस पेयर वाली ये रीजन है। ओके, ये कौन सी रीजन है, 13 बेस पेयर। अब देखिए यहाँ पे जब 9 बेस पेयर पे कौन आने वाला है, जब 9 बेस पेयर पे यहां पे एटीपी के प्रेजेंस में यहां पे आके, समझो यहां पे एटीपी प्रेजेंट है, यहां पे कौन प्रेजेंट है, एटीपी प्रेजेंट है, ये कौन सा है, एटीपी। और एटीपी के प्रेजेंस में यहां पे कौन आने वाला है, यहां पे आएगा डीएनए ए, यहां पे डीएनए ए भी आएगा। और जैसे ही डीएनए ए आ जाएगा वैसे ही जो 13 बेस पेयर है वो 9 बेस पेयर के सामने आके बेंड हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, अनवाइंड। देखिए अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग ऑफ 13 बेस पेयर विल ऑकर। 13 बेस पेयर का क्या हो गया है, अब यहां पे अनवाइंडिंग हो गया है। अब उसके आगे क्या हो जाएगा, अब देखिए आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं। देखिए नाउ 13 बेस पेयर विल अनवाइंड and helicase will come। अब हेलिकेज आएगा, अब हेलिकेज वहां पे आने के बाद क्या करने वाला है, ज्वाइन होने वाला है। देखिए अब नाउ हेलिकेज कैसा है, हेलिकेज का स्ट्रक्चर, हेलिकेज इज रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। देखिए अब यहां पे क्या होगा कि जो हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम आएगा, बट हेलिकेज एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, रिंग के जैसा स्ट्रक्चर है उसका। तो अब देखिए हमें पता है जैसे कि अगर हमारा डीएनए भी रिंग के जैसा है और अगर हेलिकेज भी रिंग के जैसा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग के अंदर रिंग को क्या करना पड़ेगा, फंसाना है। अब यहाँ पे रिंग को रिंग के अंदर डालना है, तो उसे अगर उस रिंग के अंदर डालना है तो अगेन उसे हेल्प करने के लिए कौन आ जाएगा, हेलिकेज लोडर जिसे कहा जाता है, वो हेलिकेज को हेल्प करेगा। अब वो कौन है, डीएनए सी आएगा। अब नाउ DNA C will come and help to load या फिर हम बोल सकते हैं help to unwind, help to unwind हेलिकेज रिंग, अनवाइंड हेलिकेज रिंग। हेलिकेज के रिंग को अनवाइंड करने के लिए कौन हेल्प करेगा, यहाँ पे डीएनए सी हेल्प करेगा, क्योंकि जो हेलिकेज होता है, हेलिकेज कैसा है, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और अब उसे 13 बेस पेयर के वहां पे आके उसे ज्वाइन होना है, तो वो डीएनए सी के साथ आएगा और वहां पे डीएनए सी जब आएगा हेलिकेज के बाद, वो हेलिकेज के रिंग को क्या करेगा, अनवाइंड करेगा।
और अनवाइंड करने के बाद वो जो रिंग है वो क्या हो जाएगी, उस डीएनए जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो अनवाइंड हो गया है वहां पे जाके वो स्टेबलाइज हो जाएगी या फिर अंदर वो चली जाएगी एंड अटैच टू डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड को वो क्या हो जाएगी, अटैच होने वाली है यहां पे। अब देखिए हमने कहां तक देखा है, डीएनए स्ट्रैंड को हेलिकेज रिंग अटैच होती है वहां तक हमने देखा है। देखिए यहाँ पे मैं अब इस तरह क्यों लिख के दे रही हूँ आप लोगों को, ताकि आपको ये नोट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाए और ये आपके लिए फाइनल हो जाए। अब ये मैं थोड़ा सा धीरे ले रही हूँ, बट वो क्यों ले रही हूँ, ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए और लास्ट में हम एक रिविजन भी इसकी लेने वाले हैं। ओके, अब नेक्स्ट में देखिए क्या होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए हेलिकेज कैसे आएगा, हेलिकेज की जो रिंग है उसे क्या हो जाएगा, रिंग अनवाइंड हो जाएगी, उसके बाद हेलिकेज क्या करेगा, इट विल कट द डीएनए स्ट्रैंड। देखिए हम यहाँ पे वैसा ही लिखते हैं डायरेक्ट, इट विल कट द डीएनए स्ट्रैंड, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं अनवाइंड हेलिकेज रिंग एंड हेलिकेज विल कट the DNA strand and attaches to it, और उसको वो अटैच्ड हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद कौन आएगा, नाउ SSB आएगा। Now SSB will come and join single strand of DNA, single strand of DNA, DNA के सिंगल स्ट्रैंड को आके वो ज्वाइन हो जाएगा एंड stabilizes the strand and stabilizes the strand। ओके, डीएनए के स्ट्रैंड को वो स्टेबलाइज कर देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हम यहाँ पे डायग्राम निकालते हैं। यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, जब ओके यहाँ पे जब अनवाइंडिंग हुआ, जब इस डीएनए स्ट्रैंड का अनवाइंडिंग हुआ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का अनवाइंड हुआ, डबल स्टैंडर्ड या सर्कुलर डीएनए का अनवाइंडिंग हुआ, उस वक्त क्या हुआ है, टोपोलॉजिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है। अब उस टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कौन आएगा, गायरेज आएगा। देखिए अब यहां पे लिखते हैं नाउ डीएनए गायरेज will come and releases topological stress and releases topological stress, wait, topological stress occurred during occurred during unwinding of DNA strand, unwinding of DNA strand। ओके, देखिए ये कहाँ पे आएगा, अब
यहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया है, इसलिए यहाँ पे आके कौन आएगा, यहाँ पे डीएनए गायरेज या जिसे हम बोलते हैं टोपोआइसोमरेज, टोपो टोपो वेट टोपो आइसोमरेज। ओके, देखिए यहाँ पे मैं इसे रफ करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए यहाँ पे कौन आ जाएगा, टोपो आइसोमरेज आ जाएगा, और ये वाला जो टोपो आइसोमरेज है ये क्या कर देगा, इस स्ट्रेस को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ओके, उसे वो डीएनए गायरेज आएगा और वो रिलीज करेगा टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। देखिए अब हम अगेन एक बार रिवीजन करते हैं इसकी। इनिशिएशन की रिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इनिशिएशन को स्टार्ट किया हमने, इनिशिएशन को हमने जब स्टार्ट किया, किसका इनिशिएशन है ये, रेप्लिकेशन का, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन का इनिशिएशन। अब इस इनिशिएशन के प्रोसेस में सबसे पहले क्या हुआ, एक प्रोटीन फैक्टर आया और वो ज्वाइन हुआ है ओराइसी साइट को। अब ओराइसी साइट क्या थी, ओराइसी साइट ऐसी साइट है जो कि डबल स्ट्रैंड, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड के ऊपर प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सर्कुलर डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है। उस साइट का नाम है ओराइसी साइट, और वो ओराइसी साइट है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद एक एक करके एंजाइम्स आए और उन्होंने इस इनिशिएशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया है, प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया। अब सबसे पहले यहाँ पे कौन आया, सबसे पहले आया डीएनए ए। डीएनए ए ने क्या किया, डीएनए ए ने आके ओराइसी साइट को रिकॉग्नाइज किया। देखिए यहाँ पे जो डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में, उसके ऊपर ओराइसी साइट को ढूंढना होता है। अब उस ओराइसी साइट को ढूंढने का काम कौन करेगा, डीएनए ए प्रोटीन करेगा। डीएनए ए प्रोटीन आएगा और वो रिकॉग्नाइज करेगा ओराइसी साइट को जो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होगा, सेकंड कौन आएगा, डीएनए बी आएगा। डीएनए बी का नाम, दूसरा नाम क्या है, हेलिकेज। अब वो हेलिकेज क्या करेगा आगे आने के बाद, जब ओराइसी साइट का रिकॉग्नाइजेशन हो गया है, अब उसके बाद डीएनए बी आएगा और वो क्या करेगा, जो हेलिकेज है, डीएनए बी का नाम क्या है, हेलिकेज है, वो स्टार्ट करेगा इस डीएनए को अनवाइंड करना। क्योंकि देखिए हमें ये ऐसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, बट एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमें तो दिखेगा अरे ये तो सुलझा हुआ दिख रहा है, फिर आप क्यों ऐसे बोल रहे हो कि वो सुलझा हुआ नहीं है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होता है। बेटा मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए अब यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ऐसा होता है, कौन सा, प्रोकैरियोटिक डीएनए का स्ट्रक्चर। तो अब हमें इसे क्या करना पड़ता है, इसे अनवाइंड करना है। तो इसे अनवाइंड करने का प्रोसेस कौन करता है, हेलिकेज आएगा और उसे क्या करेगा, अनवाइंड करेगा। अब उसको अनवाइंड करने के बाद नेक्स्ट डीएनए सी आएगा। अब डीएनए सी क्या है, डीएनए सी अगेन एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है, और वो आके हेलिकेज को हेल्प करने वाला है। ओके, क्योंकि हेलिकेज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उस हेलिकेज के रिंग को हेल्प करने के लिए, उसे लोड करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको हेल्प के लिए आएगा डीएनए सी प्रोटीन, जो डीएनए जो कि हेलिकेज लोडर करके भी जाना जाता है। आगे देखिए उसके बाद कौन आएगा, इनिशिएशन के प्रोसेस में ही ये सारे आने वाले हैं। अब उसके बाद आएगा डीएनए जी प्रोटीन, जिसे कि प्राइमर के नाम के, प्राइमर नहीं प्राइमेज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइमेज है, प्राइमेज अगेन क्या है, एक प्रोटीन है, उसका काम क्या है, वो ऐड करेगा आरएनए प्राइमर को।
देखिए प्राइमर है, देखिए रेप्लिकेशन डीएनए का चल रहा है, बट प्राइमर कौन सा ऐड होगा यहाँ पे, आरएनए प्राइमर को यहाँ पे आके ज्वाइन होना है या ऐड होना है। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब एसएसबी। अब ये एसएसबी क्या करेगा, ये आएगा और डीएनए स्ट्रैंड को अटैच हो जाएगा। अब इसका काम क्या है डीएनए स्ट्रैंड को अटैच होने का, क्योंकि देखिए अनवाइंड भी हो गया है डीएनए स्ट्रैंड, उसके बाद हेलिकेज आया है, हेलिकेज भी उसे ज्वाइन हो गया था, और हेलिकेज आगे क्या करता रहेगा, हेलिकेज जो है वो सीजर लाइक है, और वो अगेन जैसे जैसे रेप्लिकेशन का प्रोसेस बढ़ता जाएगा आगे आगे, वैसे वैसे वो स्ट्रैंड को काटता जाएगा। अब हेलिकेज भी आ गया है, हेलिकेज ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया है स्ट्रैंड को काटने का, आगे अनवाइंड करने का। उसके बाद प्राइमर आ गया है, प्राइमर भी आके क्या हो गया है, ज्वाइन हो गया है। प्राइमर ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, और अब वो क्या करेगा, वो डीएनए के स्ट्रैंड को ज्वाइन हो जाएगा, और ज्वाइन होने के बाद वो उस स्ट्रैंड को क्या करेगा, उससे वो स्टेबलाइज करेगा। ओके, अब देखिए यहां पे नॉर्मली अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वाला प्रोटीन है डीएनए गायरेज आएगा। अब डीएनए गायरेज आने के बाद वो क्या करेगा, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया है किसके वजह से, अनवाइंडिंग की वजह से, हेलिकेज जो अनवाइंडिंग करता है उस वजह से क्या हो जाता है, ये जो स्ट्रैंड्स है वहां पे स्ट्रेस आ जाता है, और वो स्ट्रेस को रिलीज करने का काम करता है गायरेज। अब उसके बाद आएगा इनिशिएशन का प्रोसेस। अब इनिशिएशन के प्रोसेस को जब स्टार्ट होना है तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ओराइसी साइट के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब जो ओराइसी साइट है, ओराइसी साइट है वो सबसे पहले कैसे आएगा, ओराइसी साइट पे रेप्लिकेशन अगर स्टार्ट होने वाला है तो उसे हमें कैसे पहचानना पड़ेगा कि ये ओराइसी साइट ही है। तो वहां पे ओराइसी साइट जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। वो कैसा है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है 245 बेस पेयर का, 245 बेस पेयर का स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो कि दो साइट्स पे प्रेजेंट होता है। कौन सी है वो दो साइट्स, एक है 9 बेस पेयर की और दूसरी है 13 बेस पेयर की। अब देखिए 9 बेस पेयर वाली जो साइट है वो 4 टाइम्स रिपीट होने वाली है, और जो साइट 13 बेस पेयर की है वो बस 3 टाइम्स रिपीट होगी। इस तरह से वो 245 बेस पेयर बनेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे एक है 13 बेस पेयर और दूसरा है 9 बेस पेयर, और ये है सर्कुलर डीएनए जो कि क्या हुआ है, वाइंडिंग पोजीशन में है। अब देखिए आगे, अब डीएनए ए आएगा, जैसे कि हमने बोला था डीएनए ए का काम क्या था। अब डीएनए ए आएगा और वो क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एटीपी के प्रेजेंस में वो आने के बाद वो ज्वाइन होगा 9 बेस पेयर के ऊपर, और बाद में जो 13 बेस पेयर है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, सबसे पहले इनिशिएशन का जो प्रोसेस सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले क्या हुआ है, ओराई साइट को ढूंढना है। अब ओराई साइट को ढूंढने के लिए वहां पे स्पेसिफिक 2 साइट्स है, 2 स्पेसिफिक सीक्वेंसेस है, एक है 13 बेस पेयर का और एक है 9 बेस पेयर्स का। अब यहाँ पे सबसे पहले 9 बेस पेयर का जो सीक्वेंस है, यहाँ पे आके डीएनए ए है वो ज्वाइन हो जाएगा, और डीएनए ए कब ज्वाइन होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। एटीपी जब वहां पे प्रेजेंट होगा तभी डीएनए ए आएगा और यहाँ पे 9 बेस पेयर के रीजन पे ज्वाइन हो जाएगा। और जैसे ही डीएनए ए इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी यहाँ पे ज्वाइन हुआ, वैसे ही दोनों रिएक्शन साथ में ही होते हैं, वैसे ही जो 13 बेस पेयर वाला रीजन था वो बेंड होके 9 बेस पेयर के रीजन के सामने आ जाएगा, और जैसे ही वो 9 बेस पेयर के रीजन के सामने आया तो वहां पे 13 बेस पेयर वाला रीजन है वो अनवाइंड हो जाएगा। आगे ये बात समझ में आपको, अब ये रीजन क्या हो गया है, अनवाइंड हो गया है। अब उसके बाद जो 13 बेस पेयर वाला रीजन है वो अनवाइंड होगा, फिर हेलिकेज, आपको पता है हेलिकेज का काम ही है क्या करना है, अनवाइंडिंग करना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले वाला जो अनवाइंडिंग हुआ है वो हेलिकेज ने नहीं किया है,
उसको देखिए अनवाइंड के प्रोसेस को स्टार्ट करना है। सबसे पहला अनवाइंडिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम किसने किया है? डीएनए ए आया इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी और फिर उसने क्या किया है, जो 9 मर वाला सीक्वेंस था उसके सामने डायरेक्ट 13 मर क्या हो गया है, बेंड हो गया और बेंड होने के कारण वहां पे थोड़ा सा पोर्शन है वो अनवाइंड हो गया है और वो अनवाइंड होने के कारण क्या हो गया है, इस हेलिकेज को जगह मिली ताकि वो वहां पे जाके बैठ जाए और आगे और ज्यादा उस डीएनए को अनवाइंड कर पाए। अब देखिए ये पहले वाला जो अनवाइंडिंग था वो हेलिकेज ने नहीं किया है, इस अनवाइंडिंग को किसने किया है, ये वाला जो बेंड हुआ है 13 बेस पेयर वाला सीक्वेंस 9 बेस पेयर के सामने, वो उस वजह से क्या हुआ है, यहां पे इसका अनवाइंडिंग हुआ है। फिर थोड़ा सा अनवाइंडिंग होने के बाद उसके पास कौन आ जाता है, हेलिकेज आ जाता है। फिर हेलिकेज रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस वजह से क्या होता है, फिर हेलिकेज को हेल्प करने के लिए डीएनए बी को हेल्प करने के लिए कौन आ जाता है, डीएनए सी आता है। डीएनए सी को कहा जाता है हेलिकेज लोडर। अब डीएनए सी आने के बाद क्या करेगा, इस हेलिकेज के रिंग को वो क्या करेगा, डायरेक्टली कट कर देगा और हेलिकेज के रिंग को वो कट करने के बाद हेलिकेज की जो रिंग है वो क्या हो जाएगी, डीएनए स्ट्रैंड को अटैच हो जाएगी और जैसे ही वो डीएनए स्ट्रैंड को अटैच हो गई वो अपना डीएनए स्ट्रैंड को कट करने का काम या अनवाइंडिंग करने का काम शुरू कर देगी। अब देखिए वहां पे जाके हेलिकेज भी बैठ गया है, हेलिकेज ने अपना अनवाइंड करने का काम भी स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद कौन आएगा वहां पे, अब देखिए यहां पे अनवाइंडिंग हो गया है, हेलिकेज आके वहां पे ऐसे यहाँ पे रिंग के फॉर्म में बैठ गया है दोनों साइड पे। अब हेलिकेज आगे आगे अनवाइंडिंग करता जाएगा, यहां से भी दो हमने क्या देखा है कि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स में बाय डायरेक्शनल है, इसलिए इस साइड से भी वो अनवाइंडिंग करेगा, इस साइड से भी अनवाइंडिंग करेगा। बट हो सकता है वो जैसे आगे आगे अनवाइंडिंग करता जाए पीछे वाला फिर से वाइंड हो जाए, तो वो वाइंडिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए यहाँ पे कौन आएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। वो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे या फिर यहाँ पे वो ज्वाइन हो जाएंगे और जैसे ही सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ज्वाइन हो जाते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड को ज्वाइन होते हैं या वो क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे वो ज्वाइन होने वाले हैं सिंगल स्ट्रैंड को। ओके वो किसे ज्वाइन हो जाएंगे, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को आके एसएसबी ज्वाइन होते हैं ताकि डीएनए जो है वो स्टेबलाइज हो जाए, वो उसी पोजीशन में रहे जिसमें उसे हेलिकेज ने अनवाइंड किया था, वो वापस से वाइंड नहीं होगा। किसकी वजह से, इस सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की बदौलत वो वहां पे स्टेबलाइज पोजीशन में रहेगा। अब देखिए आगे, अभी तक एक्चुअल रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ ही नहीं है, बस इसके पहले वाला प्रिपरेटरी फेज है, ये इनिशिएशन फेज है। अब क्या हो जाएगा, अब अनवाइंडिंग का प्रोसेस हो गया है, हेलिकेज आया है उसने अनवाइंडिंग करना स्टार्ट भी कर दिया है, एसएसबी आया है उसने उसी स्टेज में उसे रखा है। बट अब उसकी वजह से क्या हुआ है, एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया है डीएनए स्ट्रैंड में। उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आने वाला है डीएनए टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज और वो आने के बाद क्या हो जाएगा, इस स्ट्रेस को जो अनवाइंडिंग की वजह से तैयार हुआ है उसे वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा या फिनिश कर देगा। हो गई आगे ये बात आपको समझ में। ओके देखिए फिर आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा है कि प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, मतलब उसका इनिशिएशन का प्रोसेस। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के प्रोसेस को आज हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के इलोंगेशन के प्रोसेस को और टर्मिनेशन के प्रोसेस को देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय।